नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर योयो बायो। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। कि हम इंसानों के शरीर में यूरिन बनता कैसे है। अब ये कैसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बट अपने आप में बहुत अमेजिंग टॉपिक है। मैं स्लो करके थोड़ा थोड़ा करके एक एक कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में डालते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके। कैसे? थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जा। पर एक बार तेरे को जब ये समझते जाएगा ना, फिर तुझे बहुत ही अमेजिंग लगेगा कि तू और मैं अब इस वक्त बात कर रहे हैं, पर हमारे शरीर में अभी हमारे किडनी के अंदर, हमारे नेफ्रॉन के अंदर कंटिन्यूअस बूंद बाय बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन तैयार हो रहा है। कैसे तैयार हो रहा है? यूरिन बनाने के लिए टोटल 3 स्टेप्स है बेटा। इट्स लाइक मुझे ऐसा साउंड कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इट्स लाइक रेसिपी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जैसे हम टीवी पे नहीं देखते, पाव भाजी बनाने के लिए 3 स्टेप्स है। ओके राइट, वैसे ही कुछ समझो, बट अमेजिंग है, ध्यान दो। सो देयर आर टोटल 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। Ultrafiltration is also called as glomerular filtration. Second step is called as selective reabsorption. And the third step is called as tubular secretion. Tubular secretion का दूसरा नाम है augmentation. ओके पहले ना ये 3 स्टेप्स के ना टाइटल सिर्फ याद रख लो बेटा। उसके बाद कैसा इसका जब मैं मीनिंग तुमको बताऊंगा ना, तो अपने आप ये परमानेंटली याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इसको बोलो और याद रखो। First step is ultrafiltration or glomerular filtration. Second step is selective reabsorption, and third step is tubular secretion, which is also called as augmentation. अब इसमें से let us start with the first step of urine formation, that is ultrafiltration. अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाले स्टेप को समझने के लिए कुछ बेसिक्स तुमको याद रखने होंगे। बेसिक नंबर 1, केमिस्ट्री का नॉलेज हमको ये कहता है, जो मटेरियल डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे अगर समझो मैंने नमक को पानी में डाल दिया बेटा, तो नमक क्या है? डिसॉल्व हो गया ना, राइट? नमक घुल गया पानी में, घुल गया, अपनी जिंदगी दे दी, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, तो उसको तुम क्या करोगे? उसको तुम सॉल्यूट करोगे। ऐसे याद रखो। ओके सो नमक क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अब इसी पानी में अगर मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, तो शुगर भी क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर पानी तो है ही, यानी सॉल्वेंट तो है ही, पर उस सॉल्वेंट के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स है, ब्लड सेल है, फैट सेल्स है। बात ध्यान से सुनते जाओ। अब ये पहला बेसिक, ओके, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। सेकेंड बेसिक, सॉल्यूट पुल्स सॉल्वेंट, यानी हमेशा नमक पानी को खींचता है अपनी तरफ। सॉल्यूट पुल्स सॉल्वेंट। अब हमारे ब्लड में सॉल्यूट क्या क्या है? हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या मटेरियल तुमको मिलेगा?
ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होंगे यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अच्छा, दूसरा ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी होंगे, बहुत सारे फैट सेल्स भी होंगे और बहुत सारे सॉल्ट भी होंगे। और ब्लड में सॉल्वेंट क्या है, ब्लड में सॉल्वेंट वाटर है। सो ये एक बेसिक याद रखो कि सल्यूट हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचता है। ओके, ये सेकंड बेसिक है। अभी थर्ड बेसिक, ये बोला जाता है, देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये बेटा ग्लोमेरुलस है, देखो ध्यान से, और ये बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके जो मटेरियल यहां पे जमा होता है ना बोमेन्स कैप्सूल में, क्या कहा मैंने, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके जो मटेरियल बोमेन्स कैप्सूल में जमा होता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। सो यहां जो भी मटेरियल जमा होगा उसको बोलना है फिल्ट्रेट। ठीक है, ये तीन बेसिक याद रखो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट जाएगा, बहुत ऊंचे लेवल पे जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने ये देखा है इस पूरे किडनी के चैप्टर में, ये देखो ग्लोमेरुलस बनाते हैं, एफरेंट बनाते हैं और इफरेंट बनाते हैं। बेटा इस पूरे चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं जो ब्लड वेसल ब्लड को अंदर लेकर आता है वो एफरेंट, और जो ब्लड वेसल ब्लड को बाहर लेकर जाती है वो इफरेंट। एफरेंट का डायमीटर इफरेंट के डायमीटर के मुकाबले मोटा है। ये मोटा पाइप है, चौड़ा है, इट इज ब्रॉडर इन डायमीटर एज कंपेयर टू इफरेंट। इसके वजह से अब मन में ये सोचो कि अगर ज्यादा कंटेंट अंदर जा रहा है और कम कंटेंट बाहर आ रहा है, कुदरत ने ऐसा क्यों किया? कुदरत ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ज्यादा कंटेंट अंदर जावे, कम कंटेंट बाहर आवे। इसके हिसाब से यहां ये जो हिस्सा है ये पूरा ग्लोमेरुलस है। ओके, सो इसके वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लो, लेट्स से अपने कंट्री का लोकल ट्रेन, अभी अपने देश की जो लोकल ट्रेन है उसका तो परिस्थिति ऐसा ही कुछ है कि कम लोग, जैसी गाड़ी स्टेशन पे आती है कम लोग उतरते हैं बट बहुत सारा लोग चढ़ जाता है। अब अगर समझो 5 लोग उतरे और 50 लोग चढ़ गए अंदर, तो गाड़ी के डब्बे के अंदर क्या होगा, धक्का मुक्की होएगा ना, प्रेशर होएगा। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सिर चढ़कर बोलेगा, ध्यान देते जा बेटा। ओके, सो यहां व्हाट डू वी लर्न? हियर वी लर्न दैट द एफरेंट रीनल आर्टेरियोल is broader than efferent renal arteriole. The afferent renal arteriole is broader than efferent renal arteriole. अब बेटा ध्यान से सुनते जा क्योंकि अभी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है प्रेशर्स के ऊपर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमको 4 तरह के प्रेशर्स को समझना है बेटा। ओके, अब पहला तो यहीं से चालू हो गया क्योंकि एफरेंट रीनल आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट रीनल आर्टेरियोल के मुकाबले चौड़ा है, तो हमको ये समझ में आता है ज्यादा लोग चढ़ रहा है ट्रेन में, कम लोग उतर रहा है, तो गाड़ी के डिब्बे के अंदर धक्का मुक्की होगा। सो यहां जो प्रेशर होता है ना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के अंदर है। ओके, अब इसका टाइटल मैं लिख देता हूं। सो द फर्स्ट प्रेशर इज कॉल्ड एज GHP,
फुल फॉर्म इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि एफरेंट हैज गॉट ब्रॉडर डायमीटर देन इफरेंट। सो जितना भी ज्यादा ब्लड यहां भर जाएगा ना, अब वो इस कैविटी के अंदर बहुत धक्का मुक्की होएगा। दिस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका डायरेक्शन भी हम लोग क्लियर कर देते हैं बेटा। ओके, अब ये जो है ये है ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप बना है वो है बोमेन्स कैप्सूल। अब जब बहुत सारा कंटेंट अंदर आएगा, इधर सब कंटेंट जमा हो गया ग्लोमेरुलस में, सो ये कंटेंट क्या है, इस तरफ को धक्का मारेगा। ओके, सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका डायरेक्शन क्या है? इस प्रेशर का डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो सारा का सारा कंटेंट धक्का कहां से कहां को मार रहा है? ग्लोमेरुलस से धक्का मारते हुए बोमेन्स कैप्सूल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सर ये कंटेंट तो इस तरफ भी आ सकता है, अगर यहां सब कचरा भरा हुआ है, सो प्रेशर यहां भी होगा, यहां को भी होगा, बराबर है, यहां को भी होगा, और यहां पर भी एक बोमेन्स कैप्सूल होता है बेटा। यानी यूजुअली हम लोग डायग्राम में कैसे देखते हैं? ग्लोमेरुलस देखते हैं, बोमेन्स कैप्सूल देखते हैं, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, पर ऐसा नहीं होता है। ग्लोमेरुलस होता है, इधर बोमेन्स कैप्सूल, इधर बोमेन्स कैप्सूल, इधर बोमेन्स कैप्सूल। ओके, मल्टीपल सेटअप भी होता है बेटा। ओके, जो हमको 3 डायमेंशनल व्यू में ले जाता है। सो बेसिकली बात तो वही होती है ना कि ग्लोमेरुलस से वो बोमेन्स कैप्सूल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बेटा। ओके, राइट। सो इसका डायरेक्शन है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेन्स कैप्सूल, और इस प्रेशर का वैल्यू कितना है? इस प्रेशर का वैल्यू है 55 mm ऑफ Hg, 55 mm ऑफ Hg। अब बात ध्यान से सुनो। ओके, तो पहला प्रेशर यहां क्लियर हो जाता है। अब दूसरा प्रेशर, अब बात यह है कि जब भी ब्लड यहां से एंट्री मारता है और कम ब्लड यहां से निकलता है, तो यहां पे जो ब्लड है जिसमें कचरा है वो बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर में, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर क्यों बोला? क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर है। हाइड्रोस्टैटिक क्यों बोला? क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा तो पानी है। फिर वो प्रेशर क्या करता है ना, सारे के सारे कचरे वाले पानी को बोमेन्स कैप्सूल में भर देता है। तो इधर आके फिर कचरा भर जाता है। अब सब कुछ इस तरफ आ जाता है सिवाय 3 मटेरियल के। 3 मटेरियल हमेशा ग्लोमेरुलस में ही रह जाता है। वो 3 मटेरियल कौन सा है, लिखते हैं यहाँ पे। तो यहां हम लोग लिखेंगे एवरीथिंग गेट्स फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द बोमेन्स कैप्सूल एक्सेप्ट 3 मटेरियल। वो कौन सी 3 मटेरियल है बेटा? पहला है ब्लड सेल्स, दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन्स, और तीसरा है फैट सेल्स। ओके, बात ध्यान से सुनते जाओ। तो सब कुछ सारा कचरा छन के फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, पर 3 मटेरियल हमेशा पीछे रह जाएगा, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, फैट सेल्स। बेटा ये भूलना नहीं, इसको एक बार वापस से रिपीट करो। एवरीथिंग गेट्स फिल्टर्ड एक्सेप्ट 3 मटेरियल, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फैट सेल्स। ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड के जो सेल्स है। प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ओके, ये जो काम के प्रोटीन है। अब ये जो सारे काम के मटेरियल है ना, ये कभी भी फिल्टर होके इस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि ये मटेरियल काम का है। तो ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में क्यों जाएगा? क्योंकि बोमेन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद किडनी का वर्टिकल सेक्शन वाला डायग्राम याद कर। कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो मटेरियल सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में फ्यूज होके बनाएंगे बेलिनीज डक्ट। बेलिनीज डक्ट से वो रीनल पिरामिड के टिप में जाएगा, जिसको बोलते हैं रीनल पैपिला। उधर से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर। यूरेटर से फिर पहला वाला डायग्राम याद कर, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, वहां से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर
सो ये जो काम का मटेरियल है, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और फैट सेल्स, ये कभी भी फिल्टर होके आगे जाएगा नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड सेल्स का जो शेप एंड साइज है वो, और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में जो छेद है, जो खड्डा है, वो कुदरत ने इसको प्रोपोर्शन में बनाया। ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा है और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, जो फिल्ट्रेशन ओपनिंग है, वो छोटा है। ये तो वही बात हो गई, मैं छन्नी से जब छान रहा हूं तो छन्नी का एक एक खड्डा छोटा है, और अगर पार्टिकल बड़ा है तो पार्टिकल छन्नी में से जाएगा ही नहीं। कुदरत ने जानबूझ के, सोचो, ब्लड सेल्स का शेप साइज, प्लाज्मा प्रोटीन्स का शेप साइज, फैट सेल्स का शेप साइज, और ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में जो खड्डे हैं उसका शेप साइज, उसके साथ साथ बोमेन्स कैप्सूल में जो पोडोसाइट्स है उसका फिल्ट्रेशन स्लिट्स, इसको कितना सोच समझ के बनाया, जस्ट इमेजिन। ओके, फाइन, ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिया? ओके, अब मैं फिलहाल के लिए इतना रब कर देता हूं। अब यहां देखो, हमने बेसिक में क्या सीखा था कि सब कुछ फिल्टर हो जाएगा सिवाय ये तीन चीजों के। और यहाँ के बेसिक में हमने क्या सीखा था कि सल्यूट हमेशा अपने सॉल्वेंट को खींचता है। हमारे ब्लड में सल्यूट देखो, ये तीन चीजें, ब्लड सेल्स, ओके, प्लाज्मा प्रोटीन्स, पी कर देता हूं मैं इसको, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फैट सेल्स, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अब पहले कहानी में क्या हुआ कि एफरेंट से ब्लड गया अंदर, इफरेंट से कम ब्लड बाहर आ रहा है, इसीलिए एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर जितना भी ब्लड है उसमें बहुत धक्का मुक्की होता है। तो ये ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो प्रेशर क्या करता है? सारे के सारे कंटेंट को बोमेन्स कैप्सूल में फेंक देता है। इसका एग्जांपल मैं तुझे देता हूं, एफरेंट और इफरेंट का। समझो, ये दरवाजा चौड़ा है, दैट इज एफरेंट, इसमें से ना 500 लोग अंदर आ रहे हैं, और ये अपना कमरा है, ओके, ये कमरे की दीवार है, ये वाली कांच की दीवार है, ये वाली कांच की दीवार है, और ये दूसरा दरवाजा है जो कि एकदम पतला है, सो वो एफरेंट है, ब्रॉड, 500 लोग अंदर आ रहे हैं। ये इफरेंट है, नैरो, 5 लोग बाहर जा रहे हैं, और तेजी से अगर 500 लोग आते जा रहे हैं और 5 लोग निकल रहे हैं, सो अंदर, रूम के अंदर गर्दी होगा। अच्छा, अब गर्दी होगा तो लोग धक्का मुक्की करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे तो इधर उधर कांच को तोड़ के इधर उधर गिर जाएंगे ना। उसी प्रकार सारा का सारा कंटेंट इधर उधर फिल्टर हो जाएगा बेटा। सो द डायरेक्शन इज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेन्स कैप्सूल, और उस प्रेशर का वैल्यू माप लिया है साइंटिस्ट ने, दैट इज 55 mm of Hg। अब सब कुछ, सारा कचरा छन के पानी के साथ इधर आ जाएगा, पर तीन चीजें हमेशा पीछे रहेंगी। अब वो हम लोग यहां पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ब्रॉडर डायमीटर है तो एफरेंट, नैरो डायमीटर वाला इफरेंट, ओके। अब क्या क्या पीछे रह जाने वाला है? ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन और फैट सेल्स, और आधे से ज्यादा कंटेंट इधर आ चुका है। कहां? बोमेन्स कैप्सूल में। ये बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल में पानी भर चुका है जिसमें थोड़ा बहुत कचरा है, और यही पानी शुरुआत में यहां था, इन लोगों के साथ था, यानी ये पीछे रह गया, सल्यूट पीछे रह गया, इसका सॉल्वेंट यहां आ चुका है। अब ये सल्यूट, हर सल्यूट की फितरत होती है कि वो अपने पानी को वापस खींचता है, तो ये सल्यूट अपने पानी को वापस खींचेगा, इसीलिए अब ये लोग ना एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उल्टा इस डायरेक्शन में। और क्योंकि ये सब का सब कोलॉइडल मटेरियल है जो कि ब्लड का था, ओके, प्लाज्मा का था, इसलिए इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड प्रेशर। 4 प्रेशर में से ये सेकंड प्रेशर होगा। इट इज कॉल्ड एज PCOP, फुल फॉर्म प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई कोई बुक में ऑस्मोटिक के बदले ऑनकोटिक भी लिखते हैं। प्लाज्मा कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर, और यू कैन से प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ही बात है।
अब ये जो प्रेशर है इसका डायरेक्शन देखो, यहां इस वाले का डायरेक्शन था ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल की तरफ, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस प्रेशर का डायरेक्शन है बोमेंस कैप्सूल से ग्लोमेरुलस की तरफ। सर इसका वैल्यू है क्या? हाँ इसका वैल्यू भी है बेटा, इसका वैल्यू साइंटिस्ट लोग ने माप के निकाला है, इसका वैल्यू है 30 mm ऑफ Hg। सो ये क्या हो गया ना, ये ग्लोमेरुलस था, ओके ज्यादा कंटेंट अंदर आया, इफरेंट से कम कंटेंट निकल रहा था, अंदर बहुत धक्का मुक्की है, ठीक है, तो कंटेंट ने एक दूसरे को धक्का मार दिया, तो जितना भी कचरा वाला पानी है ना बोमेंस कैप्सूल में आ गया, ठीक है। अब ये जो धक्का मारा ना, ये था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका डायरेक्शन है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेंस कैप्सूल। अब सब कचरा इधर आ गया, तीन चीजें पीछे रह गई, क्या 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 बोल? ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, फैट सेल। सो ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, फैट सेल्स को ये सल्यूट को अभी अपने सॉल्वेंट की याद आ रही है, वो अपना पानी वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, सो पानी को खींच रहा है। अब ये प्रेशर जो है ना, जो इस डायरेक्शन में फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल टू द ग्लोमेरुलस, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, PCOP, इसका वैल्यू है 30 mm ऑफ Hg। इतना क्लियर है? अब आगे का पार्ट रब करता हूं, ध्यान देना बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पार्ट ना सिर पे से जाता है, बच्चे इसको रट्टा मार लेते हैं, बट हम बायो वाले नहीं है, हम योयो बायो वाले हैं, हम इसको मजे से पढ़ेंगे और जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। फिर आता है थर्ड पार्ट। अब इधर जो पानी जमा हुआ है, देखते हैं बेटा ध्यान से। अब ये कहानी तो तुझे पता चल गई है कि जिसका डायमीटर पतला है वो इफरेंट, और जिसका डायमीटर मोटा है वो एफरेंट, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा बोमेंस कैप्सूल। अब बात ध्यान से सुनो, अब यहां पर पूरा का पूरा कंटेंट जमा हो गया। अब 8th स्टैंडर्ड में हमने एक सिंपल सा पॉइंट पढ़ा था कि मैटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर एक डब्बे में मैं कोई भी मैटर रखूं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सो वो हमेशा अंदरूनी दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। एक फुग्गे में अगर मैं हवा भी भर दूं, ठीक है, तो हवा भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। वैसे ही अब यहां पर अगर लिक्विड जमा हो गया है, तो ये लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी इस तरफ को। सर इस तरफ को करेगा क्या? हाँ करेगा। सर इस तरफ को हाँ करेगा, पर कम होगा, इस तरफ को और कम, इस तरफ को और कम। सर इस तरफ को कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि ये खुला है ना, तो यहां से लिक्विड निकलने की कोशिश करेगा। सो आधे से आधा लिक्विड निकलते भी जाएगा, पर जो जो लिक्विड यहां जमा है ना, वो इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब बात ध्यान से सुन। सो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? ये प्रेशर यहां जो लिक्विड भरा है ना, वो एक्सर्ट कर रहा है। और यहां जो लिक्विड आया है वो कहां से आया है? वो फिल्टर होके आया है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके वो बोमेंस कैप्सूल में आया। और ऐसा लिक्विड जो छन के आता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। मैंने बेसिक में लिखवाया था, यहां पर इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। और फिल्ट्रेट में आधे से ज्यादा पानी है। सो ये जो प्रेशर है ये फिल्ट्रेट के पानी की वजह से, इसलिए इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में बोलेंगे FHP, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर है, इसलिए इसको कैप्सूलर प्रेशर भी बोलते हैं बेटा। अब तुम बताओ ये प्रेशर का डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस। अब तुम्हारे पास तीन प्रेशर है। ये वाला प्रेशर, इसका डायरेक्शन देखो इस तरफ को है, और इसका वैल्यू देखो बड़ा है। ये दोनों प्रेशर का डायरेक्शन देखो सेम है। सो सेम डायरेक्शन वाले प्रेशर ऐड हो जाएंगे बेटा। सो अब जो फाइनल प्रेशर आता है उसको बोलते हैं नेट इफेक्टिव
फिल्ट्रेशन प्रेशर, पहले मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब सिर्फ डायरेक्शन देख के इमेजिन करो, समझो फॉर एग्जांपल ओके, एक इंसान 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर ओके इस तरफ को लगा रहा है, यानी इस तरफ धक्का मार रहा है 55 mm ऑफ Hg के प्रेशर से, तगड़ा इंसान 55 से। अब उसके अगेंस्ट यहां पर एक इंसान है जो उससे थोड़ा कमजोर है। क्यों कमजोर है? ये 55 वाला था, ये 30 वाला है, सो ये 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर इस तरफ लगा रहा है। और तो और एक कमजोर इंसान यहां पर आके 15 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाता है, इसका वैल्यू 15 mm ऑफ Hg। ओके, सो 30 का प्रेशर और 15 का प्रेशर, सो 30 और 15 ऐड होगा, दैट विल बी 45। और ये कितने का प्रेशर लगा रहा था? 55 का, सो 55 में से 45 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्ट होगा, सो फाइनल प्रेशर बचेगा 10 mm ऑफ Hg का। अब ये आया कैसे? अपने को इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछते हैं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू जो बड़ा वाला ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है माइनस प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी ये दोनों प्रेशर जिसका डायरेक्शन सेम है, ये दोनों ऐड होंगे और इस बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट होंगे। अब इसका सॉल्विंग करते हैं आगे। So net effective filtration pressure is equal to glomerular hydrostatic pressure का वैल्यू कितना था? 55 माइनस प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू 30, so इसके बदले मैंने 30 लिखा, प्लस फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू 15, so इसके बदले मैं 15 लिख रहा हूं। So what do I get? I get 55 minus 30 plus 15 is 45. Final answer 10 mm of Hg. This is called as net effective filtration pressure. कई बार एग्जाम में शॉर्ट दे देंगे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, और यू कैन से नेट, नेट यानी रिजल्टेंट, फाइनल हिसाब किताब बताओ। ओके, बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये। अब ये पॉइंट हमको क्या सिखाता है? ये पॉइंट हमको ये कहता है कि हमारे किडनी में जितने भी 1 मिलियन नेफ्रॉन है ओके, ये उसका समझो बोमेन्स कैप्सूल, और समझो ये उसका ग्लोमेरुलस। अब बात ध्यान से समझ कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है। एफरेंट ज्यादा ब्लड लेकर आ रहा है, इफरेंट कम ब्लड लेकर जा रहा है। सो जब ज्यादा ब्लड आता है जिसमें कचरा है, कचरे वाला पानी 10 mm ऑफ Hg के प्रेशर से आगे की तरफ बढ़ता है। यानी हमेशा कहां से कहां को बढ़ता है? ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल की तरफ बढ़ता है। So the final pressure, net effective filtration pressure is 10 mm of Hg। अब इससे तुझे दो बातें समझती है कि कंटेंट हमेशा यहां से यहां ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 का था, ये दो प्रेशर 30 और 15 के थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी इसका वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसका डायरेक्शन कंसीडर होगा, इसलिए कंटेंट हमेशा ग्लोमेरुलर से बोमेन्स कैप्सूल की तरफ जाएगा। कुदरत ने देखो ना कैसे प्रेशर को एडजस्ट करके जानबूझ के यूरिन को, फिल्ट्रेट को इसी दिशा की ओर भेजा। क्या अमेजिंग दिमाग लगाया है कुदरत ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फिल्टर होने के लिए जो फिल्ट्रेशन लेयर्स है उसकी बात कर लेते हैं। जब भी कंटेंट छन के जाता है ना ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में, तो वो 3 लेयर को पार करके जाता है। सर वो 3 लेयर्स कौन से हैं? ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब जब भी फिल्ट्रेशन होगा ओके, सो फिल्ट्रेशन कहां से कहां की ओर होता है? फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस से, सारा कचरा छन के जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। अब एफरेंट से जो भी कचरा और ब्लड अंदर आया, अब वो सबसे पहले लेयर को पार करेगा। सबसे पहला लेयर है
इस ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस अपने आप में कैपिलरी है, कैपिलरी एक तरह का ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं ना, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इस स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स के लेयर को बोलते हैं एंडोथीलियम। ये मैंने सेल्स बनाए हैं फ्लैट, और ये उसका न्यूक्लियस बना रहा हूं। तो सबसे पहले एंडोथीलियम, अब एंडोथीलियम को स्ट्रेट यहां ड्रॉ करता हूं, समझो ये ग्लोमेरुलस है, ओके, और ये है स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस। अब इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इज नथिंग बट इट इज इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की अंदरूनी लेयर। ये एंडोथीलियम में कौन सा एपिथेलियम देखोगे? स्क्वेमस एपिथेलियम देखोगे। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सारे के सारे सेल्स कैसे हैं? सारे के सारे सेल्स फ्लैट हैं। सो छन्ने के लिए 3 लेयर्स, ओके। जब भी हम कोई मटेरियल छान लेते हैं ना, जैसे समझो फॉर एग्जांपल मैंने कचरा वाला पानी छान लिया फिल्टर पेपर से, ओके, सो फिल्टर पेपर ले सकता हूं, उसके ऊपर मैं एक छन्नी रख सकता हूं, उसके ऊपर दूसरी छन्नी रख सकता हूं, तो 3 लेयर से ये फिल्टर होगा। उसी तरह से यहां जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ग्लोमेरुलस से सारा कचरा जाना है बोमेन्स कैप्सूल में, पर वो 3 लेयर को पार करके 3 बार छन के जाएगा बेटा, ओके, छन के जाएगा। छन छन से जब टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लागे। चल ध्यान दे यहां पे, अब 3 बार ये छनने वाला है। हिंदी लैंग्वेज अमेजिंग। 3 बार ये फिल्टर होने वाला है। तो सबसे पहला लेयर है एंडोथीलियम, जो कि फ्लैट सेल्स का बना है, स्क्वेमस एपिथेलियम का, विच इज इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो भी कचरा है ना, समझो ये कचरा है, सो कचरा क्या करता है ना, एंडोथीलियम के 2 सेल्स के बीच में से जाता है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट लेयर जिसको वो पार करने वाला है वो है ये व्हाइट कलर का लेयर, जिसके ऊपर ये फ्लैट सेल्स रेस्ट करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक्स में हमने पढ़ा है कि ये जो लेयर होते हैं ना, जिसके ऊपर सारे सेल्स रेस्ट करते हैं, ये वाला लेयर, ये व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसका भी है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बोमेन्स कैप्सूल का भी आ रहा है बेटा। सो द फर्स्ट लेयर इज एंडोथेलियम, सेकेंड लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगा, सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस को पार करेगा, यानी इसको, फिर कंटेंट यहां आएगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल को पार करेगा, फिर कंटेंट अंदर की तरफ आएगा। अब जब अंदर आएगा तो यहां पर ऐसे सेल्स हैं जिसके पास फुट लाइक प्रोसेस है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स, ये उसका न्यूक्लियस। अब जब वो छन के यहां पे आएगा ना, तो ये एक पोडोसाइट्स है, ये उसका फुट लाइक प्रोसेस, ये दूसरा पोडोसाइट्स है, ये उसका फुट लाइक प्रोसेस। अब इस पोडोसाइट्स के फुट लाइक प्रोसेस के बीच में यहां पर ये जो खड्डा है ना, ये सब, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो तीसरा लेयर है फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ पोडोसाइट्स। स्लिट्स यानी ओपनिंग। सो नाउ वी कम बैक कि जब भी यूरिन फॉर्मेशन में कचरा छनता है ना, तो कहां से गुजरता है? वो सबसे पहले एंडोथीलियम को पार करेगा, उसके बाद दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगा, उसके बाद पोडोसाइट्स के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट है उसको पार करेगा। याद रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों का है, ग्लोमेरुलस का भी है और बोमेन्स कैप्सूल का भी। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली अब तक हमने क्या सीखा? 4 प्रेशर के बारे में और फिल्ट्रेशन के 3 लेयर्स के बारे में। 4 प्रेशर याद रखना, GHP इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, PCOP इज प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, FHP इज फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको कैप्सुलर प्रेशर भी बोल सकते हैं, और लास्ट में नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर।
फाइनल वैल्यू 10 mm ऑफ Hg का आता है, भूलना नहीं है। फिर फिल्ट्रेशन के 3 लेयर थे। ओके, पहला एंडोथीलियम, उसके बाद 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद पोडोसाइट्स का जो स्लिट्स है वो। अच्छा, अब कुछ और स्पेशल पॉइंट्स है, हिसाब किताब वाली बात है जो एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है। अब इसको इस तरह से याद रखो, ये एफरेंट, ये इफरेंट। मैं सब कुछ डायग्राम के तरीके से बहुत आसान कर दूंगा तेरे लिए, तू सिर्फ देखते जा और समझते जा। हर एक किडनी में अगर सारे एफरेंट में कितना ब्लड आ रहा है उसको अगर हम गिने तो ये पता चलता है कि अंदाज 625 ml ब्लड एंट्री मारता है पर मिनट, 1 मिनट में। इसको कई बार लोग ना 600 मान के चलते हैं। इसको 600 कब लेना है मैं बताता हूं, पहले इतना याद रखो, 625 ml ब्लड एंट्री मारता है पर मिनट और 500 ml ब्लड एग्जिट मारता है पर मिनट। सुन मेरी बात ध्यान से, 2 किडनी है, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, इसमें भी मिलियन नेफ्रॉन है। ओके, 1 मिलियन नेफ्रॉन यहां पे, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन यहां पे। अब हर नेफ्रॉन के पास एफरेंट आर्टीरियोल है, सो एक किडनी के सारे नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टीरियोल का ब्लड कितना आ रहा है अगर उसको गिने, समझो इससे 1 ml आया, इससे आधा ml आया, 2 ml आया, 3 ml आया, ऐसे गिने हम लोग, सो 1 मिनट में एक किडनी को 625 ml ब्लड मिलता है। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें से 500 ml ब्लड निकल भी जाता है। जाहिर सी बात है, मोटा पाइप है तो ज्यादा कंटेंट आएगा, पतला पाइप है इफरेंट का तो कम कंटेंट जाएगा। सर तो अब इन दोनों में जो फर्क है वो फर्क कहां गया, 625 और 500 बेटा, सो द डिफरेंस इज 125 ml। अब तू देख, ये बोमेंस कैप्सूल, अब वो जो डिफरेंस है ना 125 ml का, वो फिल्टर होके यहां पे आता है 125 ml पर मिनट। इसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। और GFR का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 125 ml पर मिनट। यानी बोमेंस कैप्सूल में हर मिनट में 125 ml लिक्विड जमा होता है जिसमें कचरा है। हाँ, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का नहीं है, ये सारे नेफ्रॉन का है जो कि एक किडनी में, ये एक किडनी की बात हो रही है बेटा। 125 ml पर मिनट, बात सुनते जाओ ध्यान से। अब कई बार एग्जाम में ना ये मिनट के बदले आवर पूछेंगे कि 1 घंटे में कितना। अब जब 1 मिनट में 125 ml है, मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बाद में ऐड कर देंगे। 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि हर एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं बेटा। 6 5 30, 6 2 12, 15, 5 1 कैरेट, 6 1 6 7 और प्लस एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसका वैल्यू अगर घंटे के हिसाब से पूछा ना तो 7500 ml पर आवर। कई बार एमसीक्यू में यहाँ ml के बदले लीटर कर देंगे, सो इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये हो जाएगा 7.5 लीटर्स पर आवर। बट कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि यही वैल्यू पर आवर नहीं, पर डे के हिसाब से बताओ। अब 1 घंटे में अगर 7500 है तो 1 दिन में कितना होगा, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, अब सबसे बेस्ट क्या करो पता है, इसमें हम लोग 0 0 हटा देते हैं, सिर्फ 75 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 20, 0 2 कैरेट, 4 7 28 प्लस 2 30, 0 5 2 10, 0 1 कैरेट, 2 7 14, 1 15, 1 8 1 0 2 0 और 2 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो टोटल अपने को कितना आ रहा है 180 000,
ml पर डे, और ये मिलीलीटर को भी लीटर में करना है। कैसा है कि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है, तो डिवाइड बाय 1000 करो, तो आंसर क्या है 180 लीटर पर डे। अब एमसीक्यू में यही सब आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना है, तो 125 ml, घंटे के हिसाब से कितना है तो 7.5 लीटर, एक दिन के हिसाब से कितना है तो इट इज 180 लीटर। इतना तुमको याद रखना है। आगे ये जो वैल्यू मैंने 625 बताया ना, बहुत से बुक में 600 लिखते हैं और एक किडनी का है, ठीक है। सो 2 किडनी का कितना होगा, अगर एक किडनी को 600 ml ब्लड मिल रहा है 1 मिनट में, सो दोनों किडनी का अगर हम लोग गिने तो 600 का डबल हो जाएगा 1200, सो इट इज 1200 ml पर मिनट। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये याद रखो कि हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर ब्लड पंप करता है 1 मिनट में। 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पंप्ड इन 1 मिनट बाय द हार्ट। एक एवरेज अडल्ट के इंसान के शरीर में 5 लीटर खून होता है। अब 5 लीटर यानी 5000 ml, ओके, 5000 ml, पूरा 5 लीटर हार्ट 1 मिनट में पंप कर चुका होता है। अब ये 5000 ml में से 1200 ml, अंदाज 1200 ml किडनी को जा रहा है। 5 लीटर टोटल ब्लड कितना है तुम्हारे पास, 5 लीटर यानी 5000 ml, उसमें से 1200, चलो ना 1200 पे एक काम करते हैं ना, राउंड अप करके 1000 कर देते हैं, यानी अंदाज 1000 तो किडनी ले जा रहा है। तो मैं डिवाइड करूं तो मैं ये सीखता हूं कि 1/5 of the blood which is pumped by the heart goes to the kidney। हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है ना, उसका 1/5 हिस्सा किडनी को पहुंचता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हमने और क्या सीखा था, सारे कंटेंट फिल्टर होके इस तरफ आ जाते हैं। तो अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ऑल गेट्स फिल्टर्ड एक्सेप्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फैट सेल्स। इसीलिए अब ये देखो, ये इफरेंट, ये एफरेंट, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और फैट सेल्स, ये यहां रहेगा। बाकी सब कुछ फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ गया। अब बोमेन्स कैप्सूल में यहां जो पानी जमा होता है ना, ओके, इस पानी को, क्योंकि वो फिल्टर होके आया इसलिए इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया इसलिए इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दूसरी भाषा में इसमें है ना, अब प्रोटीन नहीं है, इसके प्रोटीन्स पीछे रह गए, तो इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया है डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। और क्योंकि इसमें कचरा है, पर कचरे के साथ साथ थोड़ा बहुत काम का मटेरियल भी है, अब इसको और आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें से और अच्छा मटेरियल निकालना पड़ेगा। सो ये प्राथमिक तौर पे यूरिन बन चुका है, ओके, इसलिए इसको प्राइमरी यूरिन बोलते हैं। और इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलने के बजाय कई बार सिर्फ फिल्ट्रेट करके भी रिफर किया जाता है। सो फिल्ट्रेट वर्ड कभी भी पढ़ो तो ये याद रखना, वो कचरे वाला पानी जो ग्लोमेरुलस से छन के बोमेन्स कैप्सूल में जमा हुआ है, ओके। सो ये दूसरा बेसिक है बेटा, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट, GFR का वैल्यू कितना था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इधर 125 ml पानी जमा होता है 1 मिनट में, 125 ml पर मिनट। उसमें से ब्लड कितना आ रहा था किडनी को, 625 ml आ रहा था। अब 625 ml में से 125 ml तो कचरा बनता है, ओके, फिल्ट्रेट तैयार होता है 625 में से। इसको हम कैंसिल करेंगे ना, तो इसका आंसर भी 1/5 आता है, ओके। सो इट इज 1/5 ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड। अब ये दो भाषा को समझ लो, दो जगह 1/5 पड़ा। यहां 1/5 क्या कह रहा है कि हार्ट जितना भी ब्लड पंप करेगा ना,
उसका 1/5 हिस्सा किडनी को पहुंचता है। जैसे हार्ट ने अगर 500 ml ब्लड भी पंप किया ना, सो 500 का 1/5 हिस्सा होगा 100 ml, सो 100 ml किडनी को जाएगा, जिसमें से 50 ml एक किडनी को, 50 ml दूसरे किडनी को। नेक्स्ट, ये 1/5 का मतलब क्या होता है कि किडनी के पास जितना भी ब्लड आता है ना, उसमें से 1/5 हिस्सा छन के बोमेंस कैप्सूल में जाता है। यानी समझो अगर किडनी के पास सपोज 500 ml ब्लड आया तो 100 ml इधर फिल्टर होके आएगा। अगर 625 ml ब्लड आ रहा है तो 125 ml फिल्टर होके इधर आएगा। दैट इज 1/5 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन बेटा? ओके, अब मैं इसको अच्छे से रब कर देता हूं ताकि तुमको नजर आए बराबर। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो। अब ये तो सिर्फ पहला स्टेप हुआ है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सोचो हमारे किडनी के अंदर, कट सेक्शन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस से कचरा छन के बोमेंस कैप्सूल में आया, सिर्फ उतनी बात की है। पर वो छनने के लिए 4 प्रेशर, 3 लेयर को पार करके आना होता है। इतना सारा ब्लड सप्लाई हमको याद रखना पड़ता है, कितना ब्लड आ रहा है, कितना जा रहा है, हिसाब किताब में गड़बड़ होना चाहिए नहीं। आगे, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के बाद वी विल स्टडी द थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज ट्यूब्यूलर secretion, which is also called as augmentation. अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कैसा है। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, एफरेंट, इफरेंट, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, यू शेप बेंड असेंडिंग पार्ट, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में सबसे ज्यादा जरूरी हमको यह समझना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या सीखा था, सारा का सारा कचरा वाला पानी छन के यहां आता है। अब ये कचरा वाला पानी है, बट बात यह है कि इस फिल्ट्रेट के अंदर वेस्ट मटेरियल भी है और इसके अंदर थोड़ा बहुत यूजफुल मटेरियल भी है। उसमें से यूजफुल मटेरियल को बॉडी वापस से रीएब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और इस रीएब्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। अब ये पूरा नेफ्रॉन में बाहर निकाल देता हूं, बात सुन ध्यान से, पूरा नेफ्रॉन बाहर, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये हेनलीज लूप, ये डीसीटी कलेक्टिंग कर, वाह देवा रे देवा, प्रभु देवा, नेफ्रॉन। ओके, अब बात ऐसी है बच्चों कि ग्लोमेरुलस से है ना कचरा छन के आ गया। अब समझो तू और मैं बॉडी के सेल्स हैं, ओके राइट। अब कचरा छन के आना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये कैसा हुआ? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में झाड़ू वाड़ू निकाला, फटाफट सारा का सारा कचरा फिल्टर कर लिया, हाँ ये काम का मटेरियल, ये सब कचरा लेके डाल दिया, बट उस कचरे में भी शायद गलती से कुछ काम का मटेरियल हो। तो अब समझो बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में अब तरह तरह का मटेरियल आ रहा है, जैसे यूरिया आ रहा है। अब यूरिया क्या बेकार मटेरियल है, काम का नहीं है, सो वेस्ट मटेरियल है। तो बॉडी के सेल्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे कि यूरिन में जाने देंगे? यूरिन में जाने देंगे ना, यूरिया गंदा मटेरियल है, सो उसको जाने देता, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। अब वही जगह पे समझो उसी यूरिया और यूरिन के साथ साथ उसमें ग्लूकोज भी है। अब ग्लूकोज तो न्यूट्रिएंट है, सो तू और मैं बॉडी का सेल है, हम लोग ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब कर लेगा।
फिर समझो उसमें यूरिया के साथ साथ समझो अमोनिया है या क्रियाटिनिन नाम का कचरा है, तो हम बोले ची 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 ये गंदा है, इसको जाने दे, ये जाएगा पूरा का पूरा हेनलीज लूप, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, वहां से बाहर चले जाएगा बॉडी के यूरिन में बाहर। अब समझो उसमें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन आ रहे हैं, अरे ये तो काम का मटेरियल है, सो बॉडी सेल्स क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। सो यहां देखो ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, ये सिलेक्टिव है, बॉडी पहले सिलेक्ट करता है और फिर एब्जॉर्ब करता है। काम का मटेरियल है तो ले लो, काम का मटेरियल नहीं है तो जाने दो। अच्छा सर बॉडी इसको कैसे एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल है ना, हमने नेफ्रॉन के डायग्राम में देखा था, यहां आजू बाजू में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ठीक है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मेन होता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो समझो यहां अगर यूरिया है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यूरिया को पूरा जाने देगा, यहां से वो बाहर निकल जाएगा यूरिन में। पर यूरिया के बदले समझो यहां पर अगर ग्लूकोज है, ओके, सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहां जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसमें तो ब्लड है ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से वो बॉडी को वापस लौटा दिया जाता है बेटा। ओके, सो सबसे पहले एमसीक्यू आता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मेनली किधर होता है, ओके, मेनली इट अकर्स इन पीसीटी। सो मेनली इट अकर्स इन पीसीटी, क्यों, क्योंकि पीसीटी के पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जिसमें माइक्रोविलाय है, माइक्रोविलाय को हम ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। कुदरत ने यहाँ ब्रश बॉर्डर क्यों लगाया और पीसीटी को इतना फोल्डेड क्यों रखा है, ताकि कंटेंट ना ऐसे फटाक से नहीं निकल जाए। अब तू और मैं बॉडी का सेल, अपने सामने से मटेरियल ऐसे निकल गया, हम देखा भी नहीं कि यूरिया था कि ग्लूकोज था, पता ही नहीं चला। बट वही जगह पे अगर कॉन्वोल्यूशन से, अगर फोल्डेड है, मटेरियल जा रहा है, बॉडी का सेल आराम से उसको देखते हैं कि ये यूरिया है कि ये ग्लूकोज है। और तो और ब्रश बॉर्डर भी है, यानी सेल्यूलर लेवल पे भी वो मटेरियल धीरे धीरे जाता है, और माइक्रोविलाय ब्रश बॉर्डर उसको एब्जॉर्ब करते जाता है। जिस तरह से हमारे इंटेस्टाइन में विलाय होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो खाने के डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहां पर भी दीज माइक्रोविलाय इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि समझो ये कपड़ा है, ये कपड़े को मैं सीधा रखूंगा तो ज्यादा जगह लेगा, पर ये कपड़े को अगर मैं ऐसा फोल्ड करके रखता हूं, ये देखिए फोल्ड किया, तो ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो भी कंटेंट आएगा ना वो ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और तो और वही कपड़ा कम जगह में आ गया तो यहां और कपड़ा आ सकता है। सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि मटेरियल ज्यादा समय लगाए, और तो और ऐसा और ज्यादा है ना विलाय हम लोग यहाँ अकोमोडेट कर पाए बेटा। सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इतना याद रखो। नेक्स्ट, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ये देखा गया है कि 70 to 80% मटेरियल रीएब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी के द्वारा, और ये 70 to 80% मटेरियल में क्या क्या आता है, इसमें वाटर भी आता है, और इसमें तरह तरह के सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोसेस के माध्यम से पीसीटी है ना बॉडी का पीएच भी कंट्रोल कर सकता है। पीएच कंट्रोल कैसे करेगा, बिकॉज समझो ये पीसीटी है, ओके, तो इसमें से कितना ज्यादा H+ आयोन्स, ओके, कितना ज्यादा H+ आयोन्स लेना है, कितना ज्यादा बाइकार्बोनेट आयोन्स रीअब्सॉर्ब करना है, एसिडिक बेसिक, ये एसिडिक होता है ये बेसिक होता है, ये भी पीसीटी तय करता है, और उसके हिसाब से बॉडी का पीएच कंट्रोल करवा के देता है पीसीटी। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट एक दिन का 180 लीटर था, पर वो 180 लीटर में से 99% फ्लूइड कंटेंट रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और 99% जब रीअब्सॉर्ब हो जाता है ना, तो बचा कुचा हम लोग एक दिन का 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं। वन to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज पास्ड इन 1 डे। सर 180 लीटर फ्लूइड इतना होता है क्या? 180 लीटर यानी जैसे हमारे घर में जो टांकी होती है, ओके, 150 लीटर, 200 लीटर, 300, 400 लीटर की जो भी है, इतना सारा पानी हमारे शरीर में होता है? नहीं 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 नहीं, सुन बात ध्यान से, हमारे शरीर में सिर्फ 5 लीटर ब्लड होता है। कितना? 5 लीटर। अब बात ध्यान से सुना, ये 5 लीटर ब्लड का 1/5 हिस्सा यानी अप्रोक्सीमेटली 1000 ml किडनी को जाता है।
1200 हो जाता है, हम उसको राउंड अप करके 1000 बोलते हैं। 1200 में से 600 एक किडनी को, 600 दूसरी किडनी को, और ये 600 में से, सुन बात ध्यान से, ये 600 में से 125 ml ग्लोमेरुलस से छन के बोमेंस कैप्सूल में आता है, और एक ही नेफ्रॉन का नहीं, एक किडनी के सारे नेफ्रॉन की बात करें, 125 ml, और बाकी बॉडी को लौटा दिया जाता है। अब सुन बात ध्यान से, सो 625 में से 125 ml फिल्टर होके यहां पे आया, 125, 500 वापस आया, वही 500 हार्ट वापस से पंप करेगा, किडनी को देगा। सो नेक्स्ट 625 में जो प्रीवियस 500 आया था ना, वो भी इंक्लूड होता है, और उसमें से 125 और होता है, यानी वही 5 लीटर फ्लूइड का जब बार बार फिल्ट्रेशन होता है, ओके, किडनी इस तरह का फिल्ट्रेशन दिन में अंदाज से 300 से 400 बार करता है। पूरा जो खून है ना हमारे शरीर में, किडनी उसको 300 से 400 बार फिल्टर करता है। तू तेरे घर में साफ सफाई करने के लिए झाड़ू लगाएगा, कितनी बार झाड़ू लगाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार? पहली बात तो तू झाड़ू लगाएगा नहीं, तू कितना मेहनती है, कितना आलसी है, ये तू जानता है। अगर फिर भी तेरे मन पे आ पड़ी तो तू 1 बार 2 बार झाड़ू लगाएगा, पोछा करेगा अपने घर पे, पर किडनी के बारे में सोचो। झाड़ू वाला, झाड़ू वाली किडनी है, और जहां हम रहते हैं उसको हम घर बोलते हैं ना, तो हम हमारे शरीर में रहते हैं, तो हमारा शरीर हमारा घर है। किडनी कचरे को 400 बार फिल्टर करता है, और वही 5 लीटर ब्लड के वॉल्यूम को जब इतनी बार फिल्टर करता है ना, तो एक दिन का क्वांटिटी इतना हो जाता है। ये मत सोचना कि हमारे शरीर में इतना पानी है, 180 लीटर एकदम जड़िया फाड़िया हो जाएगा हम लोग, ओके, फूल के एकदम बिस्लरी के बाटला जैसा हो जाएगा। सो वी आर नॉट हैविंग दैट मच क्वांटिटी, इट इज द सेम ब्लड व्हिच इज अगेन एंड अगेन सप्लाइड टू द किडनी, एंड द किडनी कीप्स ऑन फिल्टरिंग इट, और उसमें से 99% फ्लूइड तो वापस से खींच लेता है बॉडी के पास। यानी जितना भी फ्लूइड है, समझो अगर किडनी के पास 100 ml फ्लूइड है, तो 100 ml यूरिन में नहीं जाने देगा, उसमें से 99% वापस खींच लेगा, सिर्फ 1 ml जाने देगा। तो अगर 100 ml है, उसमें से 99 खींच लिया, 1 ml जाने दिया, तो अगर 1000 ml आ रहा है उसके पास, तो 100 ml जाने देगा, और अगर 5000 ml आ रहा है उसके पास, तो 500 ml जाने देगा। ओके, सो गेट दिस पॉइंट वेरी नाइसली। 100 ml में से सिर्फ 1 ml जाने देता है, 1000 ml में से 10 ml, 1% ही पकड़ने का, 1000 ml में से 10 ml। सो ऐसे कर करके पूरे दिन का अगर हम लोग देखें, बेसिकली इतना देखो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, पूरे दिन में हम लोग 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लास्ट पॉइंट, ये जो कचरा इसमें से जाता है ना, वो वेस्ट भी हो सकता है और यूजफुल मटेरियल भी हो सकता है। अगर वो वेस्ट है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और अगर वो काम का मटेरियल है ना, तो उसको हम बोलेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में क्या क्या आता है? इसमें आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड्स। ओके, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में क्या क्या आएगा? लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस में यू विल हैव सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, उसके साथ साथ में सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, अब ये मैंने शॉर्ट में लिखा सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, तो अपने बुक में फुल फॉर्म में लिख लेना। अब यहां एक एमसीक्यू तैयार होता है, जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है ना, उसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, और जो लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है ना, उसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। सर एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव और पैसिव एक पहाड़ की तरह है। जब भी मटेरियल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना होता है ना, तो वैसे एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और जब भी मटेरियल को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है ना, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के खिलाफ हो रहा है ये, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एंड दिस इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। अब इसमें ताकत खर्चा होता है, एनर्जी यूज होता है बेटा, इसमें एनर्जी यूज नहीं होता है। That energy which is used up is in the form of ATP. ATP स्कूल लेवल से पता होना चाहिए, अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है, सही बात है ना बेटा, मजाक कर रहा हूं, एग्जाम में ये लिखना नहीं। ये कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर एटीपी का नया फुल फॉर्म है, ओके, इंस्टाग्राम पे इधर उधर मुझे मैसेज करते हैं, सर अच्छा पढ़ाया आपने। एग्जाम में लिखने का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका मतलब क्या होता है ना, कि समझो ये नेफ्रॉन है, अब इसमें यूजफुल मटेरियल भी है, वेस्ट मटेरियल भी है। यूजफुल मटेरियल इज हाई थ्रेशोल्ड, वीआईपी लोग जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो जैसे उसको मैंने देखा कि ग्लूकोज यूरिन में जाने वाला है, काम का मटेरियल है, तो मैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन करूंगा उसका।
अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बॉडी में समझो 500 ग्लूकोज है और इधर समझो 50 ग्लूकोज है, फिर भी मैं 50 को खींच लूंगा। अब अक्सर जब भी कोई ट्रांसपोर्ट होता है वो तो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है ना, पर यहां लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल काम का है, उसको क्यों बर्बाद करने का, और उसको एब्जॉर्ब करने में ताकत भी खर्चा हुई ना, तो बॉडी ताकत भी खर्चा कर देता है, अपने एटीपी का भी इस्तेमाल कर देता है, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो यूजफुल मटेरियल जो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सब का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। और जो बेकार के मटेरियल है, थोड़े कम काम के हैं, जैसे सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स है, इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, दे आर लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ये समझा बेटा? ओके, सो ये हो गया बेसिक सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब आते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में मेन रोल है डीसीटी का। मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करता हूं, उसी डायग्राम का इस्तेमाल कर लेता हूं। सो दिस अकर्स इन डीसीटी। अब इसका बेस्ट तरीका है ना, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, इसको ऐसे समझो, डीसीटी गिव्स अ फाइनल कॉल। इट्स अ फाइनल कॉल कि इसके बाद ना अगर कचरा यहां चलेगा तो निकल जाएगा वो यूरिन में। तो ये कहानी ऐसी है कि घर में साफ सफाई किया, ओके राइट, सारा कचरा कचरे के डब्बे में रख दिया, कचरे वाली आई, घंटी बजाई, मम्मी बिजी है किचन में, मम्मी बोली रुको, तो तू सोचा आज मम्मी की मदद कर देता हूं भाई, तू गया भाग भाग के, दरवाजा खोला, कचरे का डब्बा लिया, पलट दिया, उसको दे दिया। अब घर में जो कचरा जमा हुआ था ना, वो सब मटेरियल्स को छांट के बनाया था कि ये यूजफुल मटेरियल, हटाओ इसको, ये कचरा है इसको ले लो। सो दैट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप। जहां ब्लड में जितना भी कचरा था ना, वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में आएगा, यानी कचरा जो जमा किया वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब उस कचरे में जब तू कचरा दे रहा है ना, तो तूने देखा अरे इसमें मेरा मोबाइल फोन भी है, यानी दैट इज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, दैट इज यूजफुल मटेरियल। तो तूने उसको, उसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन किया, तेरे को ताकत खर्चा करना पड़ेगा मोबाइल फोन को वापस खींचने के लिए, करेगा ना, क्यों, काम का मटेरियल है। सो दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। कचरे को जाने दिया और यूजफुल मटेरियल को रीएब्जॉर्ब कर दिया। अब तूने कचरा दे दिया, फिर बड़े गर्व के साथ तू किचन में आ रहा है और मम्मी आज मैं बहुत बड़ा जंग जीत कर आया हूं। मम्मी बोली क्या हुआ? आज मैंने काम किया है घर पे, कचरे वाले को कचरा दे दिया। मम्मी उधर ही भड़क जाती है, बोलती है मैंने बोला था ना रुको, तुझे कौन बोला अपनी अक्ल लगाने के लिए? यहाँ किचन में और इतना थोड़ा बहुत कचरा बचा है, मैं वो साथ में ही डालने वाली थी। एंड देन यू लाइक अरे यार, एक तो इतने दिन बाद एक मेहनत से एक काम किया, वो भी बिगड़ गया। अब मम्मी बहुत भड़क गई है, तुझे वार्निंग देती है कि वो कचरे वाली अगर बिल्डिंग के बाहर निकल गई, वो कचरा अगर बिल्डिंग के बाहर निकल गया, डीसीटी के बाहर अगर कलेक्टिंग डक्ट में चले गया तो चले जाएगा, फिर ये कचरा पूरा दिन घर में कौन रखेगा? मम्मी भड़क गई। मम्मी ने बोला अगर वो गई तो ये कचरा मैं तेरे ऊपर ही डाल देगी। तो अब तू क्या करता है? अब तू भागता है, यू रन लाइक रजनीकांत, यही यन्ना रास्कला। तो फटाक से तू भागता है और कचरे वाली जैसे ही बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर जा रही है, बोलते रुको रुको रुको, आपके बड़े डब्बे में ये कचरा भी डाल दो। तो अब तू क्या कर रहा है? तेरे घर से यानी बॉडी से हम कुछ बचा कुचा कचरा एंड मोमेंट पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सीक्रेट करेंगे, यानी डालेंगे। अब हम इससे खींच नहीं रहे कोई काम का मटेरियल, जितना खींचन तानी करना था वो इधर हो जाता है, पीसीटी में, हेनलीज लूप, ये सब में हो जाएगा, बट डीसीटी में अब कचरा डाला जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीसीटी में होता है। हेनलीज लूप की कहानी तो मैंने तेरे को बताया था कि लाइफ में असेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो असेंडिंग वाला जो पार्ट है वो वाटर को इनपरमिएबल है, ओके, बट सॉल्ट्स को परमिएबल है। और ये जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है उसकी कहानी उल्टी थी, वाटर को परमिएबल है और सॉल्ट्स को इम्परमिएबल है, ओके राइट। कलेक्टिंग डक्ट भी पानी खींचता है, पर डीसीटी से अब कुछ खींचा नहीं जाएगा, उल्टा एंड टाइम पे कचरा डाला जाएगा। सो दिस मोस्टली अकर्स इन डीसीटी। डीसीटी गिव्स अ फाइनल कॉल कि अभी भी कुछ है तो फेंक दो। सो अब क्या होता है ना, समझो ये डीसीटी और समझो ये कलेक्टिंग डक्ट। अब एंड टाइम पे डीसीटी में कचरा डाला जाता है। तो डीसीटी में क्या क्या डाला जाता है? डीसीटी में अमोनिया डाल दिया जाता है।
डीसीटी में सोडियम डाला जाता है, और सॉरी हाइड्रोजन डाला जाता है, डीसीटी में पोटेशियम डाला जाता है। जरूरत पड़ने पे डीसीटी से सोडियम और पानी खींचा भी जा सकता है। मैं सिर्फ डीसीटी ड्रॉ कर रहा हूं, ये इतना पार्ट, इतना काट के। जरूरत पड़ने पे डीसीटी से सोडियम और पानी खींचा जाता है। वो कब खींचा जाता है मैं बाद में बताऊंगा, बट यहां मेन में हम ये बात करें कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से आजू बाजू में जो ब्लड वेसल है, ओके, यानी बॉडी का जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल एंड टाइम पे भी यहां डाला जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूरिन का ड्रॉप बन के निकलेगा। और जैसे ही ये कचरा इसमें डाल दिया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो पानी है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी यूरिन। सेकेंडरी यूरिन, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज यूरिन। शुरुआत में यहां जो यूरिन था उसको प्राइमरी यूरिन बोला था। क्यों? क्योंकि उसमें काम का भी मटेरियल है, उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा और कचरा पड़ेगा। फिर जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आता है ना, वो प्रॉपर यूरिन है। इस यूरिन का प्रोसेसिंग बाकी था, इसलिए इसको प्राइमरी यूरिन या तो डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा भी बोलते थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते थे। इतना तुमको समझ के लेना बेटा। इतना क्लियर? ओके, सो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से जो निकलता है ना, उसको हम लोग सेकेंडरी यूरिन बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में ट्यूबुलर सीक्रेशन में और बहुत सारी दवाइयां भी आ जाती हैं बेटा। ओके, जैसे कि समझो आयोडोपायरोसेट है, ओके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है। सो जो दवाइयां हम खाते हैं जिसको किडनी एक्सक्रीट करता है ना, वो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, दवाइयों का वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, दवाइयां खाने के बाद एक्शन कर ली हमारे बॉडी में, अब उनका काम हो गया, बचा कुचा जो बाई प्रोडक्ट्स है वो सब का सब यहां पे डाल के शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। फिर जाके कलेक्टिंग डक्ट में से जो लिक्विड तैयार होता है ना, उसको उस एक बूंद बहुमूल्य लिक्विड को हम बोलते हैं यूरिन। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट कनेक्ट करवा के देता हूं। हाँ, नीचे अभी ले ले स्क्रीनशॉट बेटा। Tubular secretion is the only mode of excretion in marine bony fish। एनसीक्यू आ सकता है, एक्स्ट्रा याद रख ले। एनीवे ये इंफॉर्मेशन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुझे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। लास्ट 2 मिनट ध्यान से सुन। यूरिन बनाने की रेसिपी। यूरिन बनाने के लिए आपको चाहिए 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, और नमक स्वाद अनुसार। रेसिपी फूड चैनल नहीं चालू है, दिस इज योयो बायो। 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन चाहिए। नेक्स्ट, यूरिन बनाने के टोटल 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। बात सुनते या ध्यान से। ओके, जब भी हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, इस ब्लड के अंदर कचरा भी होता है। इसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कुछ भी हो सकता है। हम इंसानों में यूरिया ज्यादा से ज्यादा होता है। सो ये ब्लड जिसमें कचरा भी है और काम का मटेरियल भी है, एओर्टा में जाता है। एओर्टा से वो नीचे आता है। अब किडनी का पहला डायग्राम इमेजिन कर, जहां 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बना था। एओर्टा से वो कचरा वाला ब्लड आया, फिर वो रीनल आर्टरी में जाता है, रीनल आर्टरी से वो किडनी में जाएगा। पहला डायग्राम हटाओ, अब दूसरे डायग्राम पे आओ, कट सेक्शन ऑफ किडनी। रीनल आर्टरी से वो कचरा वाला ब्लड किडनी के अंदर गया। रीनल आर्टरी और छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड होता है, जो तुमको अभी नहीं है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आता है, उसके लिए मैं सेपरेट एडवांस लेक्चर बनाऊंगा। अब वो कचरा वाला ब्लड अंदर आया, नेफ्रॉन में जाएगा। अब ये डायग्राम हटाओ, नेफ्रॉन वाला डायग्राम इमेजिन करो। नेफ्रॉन में अल्टीमेटली वो एफरेंट रीनल आर्टेरियल, जिसका डायमीटर चौड़ा है, वहां से आता है। अब एफरेंट रीनल आर्टेरियल को कुदरत ने जानबूझ के चौड़ा बनाया ताकि 625 ml ब्लड एंट्री मारे, और सिर्फ इफरेंट का डायमीटर पतला है, सिर्फ 500 ml ब्लड निकलता है। 125 ml कचरा छन के यहां आता है। अब कचरा छन के इस तरफ ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में इतना आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए प्रेशर को एडजस्ट करना पड़ेगा। कुदरत ने बहुत दिमाग लगाया यहाँ पे। कुदरत ने क्या किया ना, ज्यादा कंटेंट अंदर आ रहा है, इसलिए ग्लोमेरुलस के अंदर धक्का मुक्की हो रहा है। ओके, ये जो धक्का मुक्की हो रहा है ना, इसकी वजह से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बोमेन्स कैप्सूल। इसलिए सारा का सारा कचरा वाला पानी छन के इधर आ जाता है। 3 मटेरियल पीछे रह जाता है, ब्लड सेल्स,
फैट सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, ये 3 कंटेंट यहां रहता है। 55 mm ऑफ Hg से सब कुछ इस तरफ आ गया। अब ये 3 कंटेंट, ये कोलॉइड्स है, ओके, यानी ये क्या है, ये सोल्यूट है, ये अपने सॉल्वेंट को वापस खींचने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि 30 mm ऑफ Hg का है, फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, उसका डायरेक्शन है। और तो और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कचरा जमा हो गया ना, वो भी इस तरफ धक्का मारता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 15 mm ऑफ Hg, और उसका डायरेक्शन है फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल टू द ग्लोमेरुलस। सुनते जा तू ध्यान से, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये सारे प्रेशर, एक प्रेशर इस तरफ, दो प्रेशर इस तरफ, ये दोनों ऐड होते हैं, 30 और 15 ऐड होके बनेगा 45, ये 55। सो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है 10 mm ऑफ Hg का, यानी हर नेफ्रॉन में 10 mm ऑफ Hg से लिक्विड को ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में फेंका जाता है। और तो और इतना आसानी से नहीं हो रहा है, मैं और तू बात कर रही है, अभी हो रहा है तेरे मेरे बॉडी के अंदर, तेरे मेरे किडनी के अंदर, तेरे मेरे नेफ्रॉन के अंदर। अब ये जो छानना होता है ना, ये 3 लेयर से गुजरता है। ग्लोमेरुलस का जो एंडोथीलियम है, उसके बीच में जो गैप है ना, पहले वहां से गुजरेगा, फिर उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरेगा, फिर वो कचरे वाला पानी जाएगा बोमेंस कैप्सूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, फिर वो जाएगा फुट लाइक सेल्स के पास, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। उनके फुट लाइक प्रोसेस के बीच में जो खड्डा है, उसको बोलते हैं स्लिट पोर्स, दैट इज नैरो ओपनिंग। फिर वो आता है बोमेंस कैप्सूल में। सोच, अब तक कचरा वाला पानी सिर्फ तेरे बोमेंस कैप्सूल में है। इसको बोलते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी यूरिन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन जो हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो मैं आंखों से देख सकता हूं, उस लेवल पे नहीं हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी को जानबूझ के कुदरत ने फोल्ड्स में बनाया। क्यों फोल्ड्स में बनाया? ताकि कंटेंट ज्यादा देर तक उसमें रहे। दूसरा, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविला डाल दिया, व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। पीसीटी मैक्सिमम मटेरियल को खींचेगा। यानी पीसीटी फिर क्या करता है? मटेरियल को देखता है, खराब मटेरियल है, जाने दे इसको हेनलीज लूप, जाने दे डीसीडी में, वहां से बाहर चले जाएगा। काम का मटेरियल है, इफ इट इज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, खींच लो, खींचने में ताकत भी खर्चा हुआ, कोई वांधा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर वो कंटेंट जाता है हेनलीज लूप में, डिसेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट है ना, इट इज परमिएबल टू वाटर, ओके। असेंडिंग पार्ट इज इम्परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग पार्ट से सिर्फ पानी खींचा जाता है, सॉल्ट नहीं खींचा जा सकता। असेंडिंग पार्ट से सॉल्ट्स खींचा जाता है, पानी नहीं खींचा जा सकता। फिर सारा का सारा कंटेंट आता है डीसीटी में। अब डीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। एंड टाइम पे भी बॉडी बोलेगा ये थोड़ा दवाई का कचरा बचा है, ये थोड़ा हाइड्रोजन बचा है, थोड़ा पोटेशियम बचा है, इसको भी जरा डाल दे। जिस तरह से मम्मी ने तुझे बोला कि कचरे वाली अगर बिल्डिंग के बाहर चली गई तो ये कचरा मैं तेरे सिर पे डाल दूंगी, तो एंड टाइम पे तू जाके दौड़ता है वो कचरे को डिस्पोज करने के लिए। सो एंड टाइम पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन होता है, ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिर जाके कलेक्टिंग डक्ट में सारा कचरा आता है, कलेक्टिंग डक्ट भी उसमें से थोड़ा पानी खींचता है, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट से जो एक छोटा ड्रॉप तैयार होता है ना, वो है यूरिन। और ये तो सिर्फ एक नेफ्रॉन का है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है एक किडनी में, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है दूसरे किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के छोटे छोटे ड्रॉप्स, ये सब यूरिन तैयार हुए कलेक्टिंग डक्ट में। अब चलो सेकंड डायग्राम पे, वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के ये छोटे छोटे जो यूरिन के ड्रॉप है, कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ के बनाते हैं बेलिनीज डक्ट। वो पिरामिड के बारे में सोच, बेलिनीज डक्ट में वो यूरिन तैयार हुआ, यानी छोटा ड्रॉप अब मिलकर थोड़ा बड़ा ड्रॉप बना। बेलिनीज डक्ट ओपन होता है रीनल पिरामिड के टिप पे, जिसको बोलते हैं रीनल पैपिला। रीनल पैपिला से पूरा का पूरा यूरिन आता है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं रीनल पेल्विस, which is also called as renal sinus, which is the upper funnel shaped part। वहां से पूरा का पूरा यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है यूरेटर में। यूरेटर में पेरिस्टाल्सिस होता है, अल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में ओब्लिक तरीके से ओपन होता है, ताकि यूरिन का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तब जाके ब्लैडर बढ़ते जाता है। ब्लैडर के अंदर डेट्रूसर मसल्स होते हैं, वो डेट्रूसर मसल्स धीरे धीरे एक्सपांड होते हैं, और ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, उसका स्ट्रेच रिसेप्टर्स धीरे धीरे एक्साइट होता है कि हाँ मैं भर रहा हूं। जैसे 300 ml भरता है ना, नसों के माध्यम से उस स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं एहसास हो रहा है कि नहीं कि मैं भर रहा हूं, मुझे शायद यूरिन पास करने के लिए जाना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है नहीं, परिस्थिति अच्छी नहीं है, हम किसी लेक्चर में, किसी मीटिंग में, किसी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, पार्टी में हम नहीं जा सकते बाथरूम। सो यूरिनरी ब्लैडर संभालता है, एवरेज कैपेसिटी 700 ml की। पर ब्लैडर जब बहुत ज्यादा भर चुका होता है ना, फिर वो वापस से मैसेज भेजता है कि देख मैं भर रहा हूं, पार्ट 2 मैं एक्सपांड हो रहा हूं, मुझे इतना तुम परेशान मत करो। ब्लैडर आजू बाजू के सारे ऑर्गन्स को धक्का मारता है, आजू बाजू के भी सारे ऑर्गन्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि भाई क्या चालू है तुम्हारे राज में, ये ब्लैडर हमको इतना धक्का मार रहा है, इधर बहुत प्रेशर आ रहा है बिकॉज यूरिन भर चुका है। अब फिर ब्रेन मैसेज भेजता है न्यूरॉन्स के माध्यम से, लेग्स को, आईज को, हैंड्स को, शोल्डर्स को, हमारा पूरा बॉडी, लेग्स चल चल के जाता है,
फिर आईज देखता है कि वॉशरूम किधर है, हमारे हैंड्स प्रॉपर्ली हमको पोजीशन देने में हेल्प करते हैं, जिप ओपन करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद मैसेज आता है लास्ट वाले स्फिंक्टर को, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है, वो खुद ब खुद खुल जाता है, फिर सारा यूरिन जाता है यूरेथ्रा में, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर हम लोग पकड़ के रखते हैं और जैसे ही हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं, एट दैट टाइम द यूरिन इज पास्ड। यानी यूरिन पास करना कितना आसान है। तुम लोगों से पूछो क्या हो रहा है, हाँ बस हो रहा है, यूरिन हो रहा है, आसान है। पर किसी दिन अगर यूरिन में जलन हुआ, किसी दिन अगर यूरिन पास करने में तकलीफ हुआ, किसी दिन अगर पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ा और डॉक्टर ने कह दिया इसका दोनों किडनी खराब है, तब हमको एहसास होता है कि किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है। फोन छोड़, टॉपिक सुन। किडनी तुमसे सिर्फ एक आसान सा न्यूट्रिएंट मांगता है, पानी। चीपेस्ट इजीली अवेलेबल न्यूट्रिएंट दैट इज वाटर, इसलिए किडनी को खुश रखो, पानी पियो। दूसरी बात, यूरिन होल्ड करने का नहीं, इसका आगे और भी बहुत फाड़ू फाड़ू कॉन्सेप्ट्स है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे फोन आ रहा है, मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। गिव लॉट्स ऑफ लव टू दिस सब्जेक्ट। लोगों को बताओ अलग ही है, लेवल अलग ही है। ओके, सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो।